नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं ईपीडब्ल्यूएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 जो कि 7 सितंबर 2025 को आयोजित सेकंड शिफ्ट के पेपर का इसमें डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन एंड आंसर के देखेंगे हम, जो कि सर्वसुध रूप से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें जो आयोग के आंसर के जो जारी होगा उससे एक दो प्रश्नों का हेरफेर हो सकता है, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था, यानी 7 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का ईपीडब्ल्यूएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के प्रश्न पत्र को डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके सॉल्यूशन और आंसर की को देखते हैं। ये ध्यान दें कि आखिरी जो सेट है इसमें जो है 3 सेट जो है, यानी 6 सितंबर को आयोजित जो है प्रथम और सेकंड शिफ्ट का, और 7 सितंबर को आयोजित फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर का एनालिसिस करके जो है आंसर के माध्यम से जो है वह इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर को जाकर जो है इस चैनल पर देख सकते हैं, एक्सप्रेशन सहित एनालिसिस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है यह सेकंड शिफ्ट का 7 सितंबर में, तो इसमें देखें पहला जो प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी। तो इसका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यह डी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना या इस पर दिया केंद्रित थी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। यानी कहने का सही हुआ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पर यह फोकस था। 9th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इसमें देखें तो विनय हंसिका से लंबा, हंसिका अभय से लंबी, आलोक अशोक से लंबा और अशोक विनय से लंबा, समूह में सबसे छोटा कौन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसमें अभय जो है सबसे छोटा है। अगले प्रश्न पर देखें तो आपका जो है प्रश्न बन रहा है, इसमें तीसरा प्रश्न जो है 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के साथ जो है भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी एडीबी के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया 20 दिसंबर 2024 को। इसके बाद यह बहुत आसान प्रश्न है चौथा, 437 और 487 के बीच ये ध्यान रखना, बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जो दशमलव रूप में ना हो, पूर्ण संख्याएं रहेंगी, जैसे 1 2 3 पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये 437 है, 487 में से आप 437 घटा दीजिए, 437 आप घटा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 50 हो जाएगा। 2 संख्याएं ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 माइनस कर देंगे 48 हो जाएगी। 48 संख्याएं हैं इसमें पूर्ण संख्याओं के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। गैट का तात्पर्य है, गैट जो बाद में देखें तो WHO वर्ड बल्कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह गैट बना। तात्पर्य इसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, इसका जो है यह एक्सप्लेन यानी पूर्ण रूप है। गेट स्टैंड फॉर, यानी इसका देखें ये पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसमें देखिए जो गलत किया है यहाँ पर टैक्स कर दिया, इसमें ट्रेड किया तो यहाँ टर्म कर दिया, टैरिफ किया तो टैक्स किया, इसलिए ये वाला सही है। अब इसमें डीआई के जो 5 प्रश्न है उसको देखते हैं। यानी इस देखें जो शिफ्ट में पहला डीआई जो है वह 6 से 10 तक में दिया गया है। नीचे दी गई तालिका 1 घंटे में 6 इकाइयों PQRSTU द्वारा शर्ट कंपनी के उत्पादन तालिका देखें और नीचे दी गई प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ उत्पादन इकाई कुल शर्ट और यहाँ रेशियो दिया है। रेशियो में ध्यान रखें पहले यह जो है काले शर्ट है और रेशियो जो है सफ़ेद शर्ट का बनाया गया है। इसके प्रश्नों को देखते हैं। ये इकाइयाँ केवल 2 रंग अर्थात काले और सफ़ेद शर्ट में बनती है। इसका इंग्लिश यहाँ पर दिया गया। इसके आधार पर जो प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह है। तो पहला प्रश्न ये है कि इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या, इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसका सही आंसर आप सॉल्व करेंगे तो 30% कम आएगा। या इसको हम सॉल्यूशन नहीं करें, केवल आंसर पर हमें चर्चा करें, 30% कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह है किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है। तो इसको देखा जा सकता है अधिकतम जो यस के बीच में है। इसको आप ग्राफ का अध्ययन करके भी देख सकते हैं। रेशियो में सर्वाधिक अंतर यस के बीच में है, यानी इसमें देखिए रेशियो कितना अंतर है, यस में 9 का अंतर है। किसी में भी आप देखें तो 9 का अंतर नहीं मिलेगा। इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। सर्वाधिक अंतर इसी रेशियो में है, तो इसलिए यहाँ पर अंतर आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। यानी अधिकतम अंतर किस में हुआ, एस में हुआ, यानी ए आंसर इसका सही हुआ। अगला देखते हैं। तो इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या तथा इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका सही आंसर जो अनुपात को देखें, इसका सही आंसर है 101:72 है, यानी ये ए इसका आंसर सही हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न डीआई का यह बनता है कि इकाई Q, R और S में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है। तो इसका 1850 आंसर है, बी सही आंसर है। अगला इसमें 10वां प्रश्न देखें। तो इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई S और T द्वारा उत्पादित शर्टों कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 800/29, यानी डी इसका सही 800/29% जो है
कुल संख्या का इतना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, प्रथम DI को देखने के बाद 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो सरकारी विधेयक हो। कोई मंत्री जो विधेयक प्रस्तुत करेगा सरकारी विधेयक के अंतर्गत आएगा, यानी ए बिल प्रपोज्ड बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बिल। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धार्मिक परंपरा कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी जी या वर्धमान स्वामी जी थे। इस पर देखें तो हर सेट में कुछ न कुछ प्रश्न पूछा है। तो जैन धार्मिक परंपरा में सबसे कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी से 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो इसमें संदीप सांगवान जी को मिला है। इंपॉर्टेंट है, भी आंसर सही इसका है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव जो वन होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरबन जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, वहाँ देखें तो इस प्रकार के मैंग्रोव जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सुंदरबन किस प्रकार वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव के लिए। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया? हाँ, तो इसका आंसर जो है आपका है बी है, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। हालांकि इसके साथ और संस्थान थे, लेकिन विकल्प में ये आपका है 2024 में वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व तो विश्वविद्यालय ने किया था, वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में देखिए, इसके बाद आपका सबसे साधारण प्रश्न देखें, इसमें तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है? तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप विकल्प से भी इसको देख सकते हैं कि इसका प्रतिशत रूप क्या बन सकता है। यानी देखें, इसमें सीधे सीधे आप यदि विकल्प को ही लेकर चलते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? किसी संख्या प्रतिशत मतलब प्रति मतलब 1, 100 मतलब सैकड़ा, 1/100। यानी यहाँ यदि आप इसका प्रतिशत यानी इसमें 100 का भाग करेंगे तो जाहिर सी बात इतना प्राप्त होगा नहीं, 0.1 स्थान और आगे खसक जाएगा। इसको आप प्रतिशत के रूप में करेंगे तो आपका 1.2 हो जाएगा। इसको प्रतिशत के रूप में करेंगे तभी जाकर ये मिलेगा। इसको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले से दशमलव में बना हुआ है। यानी 12% जो है इसको आप कहेंगे 12/100 और 12 में 100 का भाग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे देखने से इसका आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ रीजनिंग के प्रश्न शामिल हो जाते हैं। सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें, अंगूर क्योंकि ये फल है, ये फ्रूट, जबकि लिली, कमल और गुलाब जो है ये फ्लावर हैं और ये फ्रूट के अंतर्गत, इसलिए डिफरेंट हो गया। नॉर्वे की राजधानी देखें तो ओस्लो है, जहाँ से देखें विश्व शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो से। यानी यही एक जगह है जहाँ से विश्व शांति पुरस्कार दिया जाता है, बाकी जगह से जो है वह स्टॉकहोम से जो है अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपका ओस्लो रहा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो रहा। स्वीडन के जो स्टॉकहोम है वहाँ से दिए जाते हैं एनालिसिस। तो चलिए इस पर चलिए। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना है, किसी के पास बैठना उपनिषद होते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यही है। अगला इसमें देखते हैं, तो भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मॉम का मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन, भारत ने 2013 में इसको जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, 2013 का यह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी है। इसके बाद देखें यहाँ, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वे क्या थे? तो इसमें देखें, सबसे बड़ी समस्याओं के अंतर्गत जो सबसे शामिल आप देख सकते हैं, शरणार्थियों की आमद ज़्यादा हो गई थी और भोजन की गंभीर समस्या थी, अनुत्पादन उस वक्त नहीं था और मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा थी। ये जो है ज़्यादा इसमें था। और ये प्रश्न नहीं होगा क्योंकि इसे मुद्रास्फीति दे दिया तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति की समस्या उस दौरान नहीं थी। मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा का फैलाव होता है, यानी ज़्यादा पैसा होने के बाद वस्तु के दाम जो होती है कौड़ियों के भाव मिलती है। यानी आप एक टोकरी पैसा लेकर जाएँ और उसके बदले में जो है 1 kg कोई सामान लाएं तो मुद्रास्फीति होता है, उस दौरान पैसा था ही नहीं, तो ऐसी घटना नहीं बनेगी। इसलिए ये सब समस्याएं थी, लेकिन ये नहीं थी जिससे मुद्रास्फीति को काटना होगा। वस्त्र इत्यादि को भी वो समस्या नहीं थी। तो भोजन, बेरोजगारी और आश्रय का मतलब यहाँ शरणार्थियों की आमद से ही, तो भोजन कमी थी, बेरोजगारी तो थी ही और आश्रय था। तो ये इसका सी आंसर ज़रा सा ठीक है और यही सही होगा। अगला प्रश्न चल कर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये बनता है, तो इसमें देखें 22 नंबर, मुक्केबाजी में खेल के मैदान क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। जैसे रिंग होता है यानी इसको रिंग कहते हैं, या मुक्केबाजी में खेल के मैदान में क्या कहते हैं? रिंग कहा जाता है। तो ये बहुत आसान प्रश्न भी रहा। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नृत्य करने वाले लड़के के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान पर है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल है। टॉप 5 में देखें यानी सबसे बड़े स्थलों में तो 3 पाकिस्तान में, जिसमें पहले स्थान पर ये मोहनजोदड़ो, और 2 जो है भारत में हैं, जिसमें एक आपका राखीगढ़ी, दूसरा जो धौलावीरा आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आयरिस करता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी में सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो इसमें आकाटामा है, जो कि चिली में इस सबसे शुष्क है। आगे चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? यानी हमेशा याद रखें कि ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी यानी 26 जनवरी से 2 दिन पूर्व जो होता है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी आपका है। जबकि 8 मार्च को जो होता है वो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। और 25 सितंबर को सुशासन दिवस, जो देखें मदन मोहन मालवीय जी और भारत के महान प्रधानमंत्रियों में शामिल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है। और क्रिसमस डे भी इत्यादि मनाए जाते हैं। तो ये 25 दिसंबर नहीं, बल्कि यहाँ पर जो प्रश्न आपका है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में है, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक साल मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्रमशः यह है। एक संख्या उसमें 30, दूसरी संख्या क्या है? तो इसका सूत्र यह बनता है कि एक संख्या
यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनके लसप गुणे मसप होता है। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो आप दूसरी संख्या को x मान लीजिए, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या x बराबर लसप गुणे मसप यानी 120 गुणे 6 कर देंगे, यहाँ काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा और x को 6 को 24 हो जाएगा, यानी 20 का आंसर से। बहुत साधारण प्रश्न है, इसको भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक अर्थ क्या अर्थ है, तो ये ध्यान दें। सबसे पहले इसके प्रश्न को देखने से पहले त्रिपिटक का मतलब समझ लेते हैं। त्रिपिटक का मतलब ये जो महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था उसमें संकलन जो किया गया है वही त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं। पहला देखें तो विनय त्रिपिटक है। विनय त्रिपिटक का मतलब इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ध्यान रखें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं विनय त्रिपिटक में है। दूसरा जो है सुप्त त्रिपिटक है जिसमें धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। तीसरा जो आपका अभिधम पिटक है जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो त्रिपिटक इस शब्द का आर्थिक शब्द पूछ दिया, हालांकि 3 प्रकार में, ये पहले प्रकार में यह जो है 3 टकोरियां तो सही है, इसमें बौद्ध की शिक्षाएं तो विनय पिटक में है, लेकिन केवल त्रिपिटक कहेगा तो यहाँ बुद्ध जी की उपदेश हो जाएंगे, इसलिए ये अपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। चूंकि उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प है इसलिए आपको ई मारना होगा शुद्ध रूप से। ये विकल्प में न रहता कोई नहीं तो बी इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भी बहुत आसान। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल खिताब किसने जीता। अभी देखें तो आपका यूएस ओपन जो चल रहा है और 3 विंबलडन की जो है वह प्रतियोगिताएं हो चुकी। आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है वह अभी चल रहा है, हालांकि महिलाओं का फाइनल कल जीता जा चुका है। तो इसमें देखें इगा स्ट्रिक ने, यानी तीनों जो इस बार जो जीतने वाले जो अब तक जो था वो सारे लोग डिफरेंट हैं, कोई रिपीट नहीं कर पाया था महिला वर्ग में। तो इगा स्वियाटेक जो यह जो है 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल खिताब विजेता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या मतलब होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में निवासियों की संख्या का अनुपात जो होता है वह, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो आपका होता है जनसंख्या घनत्व या आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये बनेगा, प्रश्न 14 नंबर देखें। भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है। तो वर्षा जल का अंतःछेदन जो है, यानी स्पष्ट रूप से यही इसका आंसर सही है, यानी इसमें आपका रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन जो है यह सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कारण है। क्योंकि इसमें से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संचारक होते हैं। तो इसमें आपका देखिए सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल यानी H2SO4, HCl और नाइट्रिक एसिड NO2 बल्कि EHNO2 या HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये ज़्यादा आपके संचारक होते हैं सांद्रित रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो यह है प्रश्न DI संबंधित 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें सबसे पहला DI का प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको, इसमें हम जो ग्राफ का नहीं सीधे आंसर पे इस पर चलते हैं। तो पहला 33 है 2011 से 2013 तक कुल, यानी 2011-2013 तक कुल आय 2013-2015 तक कुल व्यय के कितने प्रतिशत कम है। इसका सही आंसर जो यही है सी है, यानी 15/5/9% जो है कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है, तो इतना प्रतिशत कम है, यानी सी इसका आंसर सही हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो होगा आपका 33 से 34 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। तो यह है कि यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ रुपए में कितना था। इसका सही आंसर देखें 475 था, यानी 475 इसका आंसर सही है। 475 का मतलब ये सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका यह है कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाख करोड़ रुपए अर्जित किया गया। इसका सही आंसर देखें तो 50 है, यानी 50 लाख करोड़ रुपए जो है 50 करोड़ रुपए अर्जित किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। तो कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। इसका सही आंसर देखेंगे तो डी आएगा, यानी 100% अधिक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ रुपए में क्या है। तो इसका ई बनेगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है। यानी उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब ताप में वृद्धि हो जाएगा, यानी तापमान में इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह है, और बिना बुझा हुआ चूना सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसमें जो है आपका तापमान में वृद्धि, उष्माक्षेपी के ताप में वृद्धि हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका यह बनता है कि रुद्रदामन के गिगनार अभिलेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। ये पुष्यगुप्त को दिया जाता है। यहीं देखें तो जो है, यानी मौर्य वंश के अधिकारी ये जो बनता है, इसके बाद जो होता है ये अधिकारी होता है, लेकिन ये मौर्य वंश का जो आखिरी शासक देवदत्त होता है उसकी हत्या करके ये पुष्य शुंग वंश की स्थापना करता है। तो यह जो है रुद्रदामन के गिगनार अभिलेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण का श्रेय इसी मौर्य अधिकारी को जाता है। अगला प्रश्न बहुत आसान है। कर एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई जो है 2 से 3 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी होगी।
तो ये देख 4 दूनी 8 दूनी 11, 4 दूनी 8 3 11/4 ये हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। जबकि हम जानते हैं परिधि क्या होती है, परिधि आयत का जो होता है 2 यानी लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिधि की होती है, 13 दिया है। इसमें आप मान इसका रख दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। रख कर देख सकते हैं, यानी 2 है, लंबाई 11/4 है, धन b हो जाएगा बराबर 13 की हो जाएगा। आप इसको उधर 2 को भेज दीजिए, तो यानी ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 13/2 यानी 11/4। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि b बराबर हो जाएगा, यानी b को यहाँ हम सॉल्यूशन कर लें, 13/2 ऋण 11/4 ये b, यानी हमें लंबाई मिल रही थी या चौड़ाई जो भी हो, लंबाई के रूप में हम पूछ रहा है तो लंबाई को ही निकालना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, घटा देंगे 15/4 हो जाएगा। 15/4 का मतलब 4 3 12 यानी 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 इसमें किसमें सी में, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है, तो इसमें पहले नरेगा कहा गया इसको, बाद में यानी 2006 में इसको नरेगा कहा गया, फिर इसके बाद 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर से। तो इसमें कोई नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर देखें तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। 42 का आंसर बी होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर डी है, नेपाल में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। यदि ये ब्रिटिश ने करके भारत में अंतिम भारतीय वायसराय पूछता तो राजगोपालाचारी जी होते, और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अब इसमें हिंदी के पैसेज है, यानी इसमें 5 प्रश्न देखें, 45 से 49 तक का हमें यह पैसेज पढ़कर इसके आंसर को देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न की शुरुआत होती है, सीधी पहले पैसेज को आप देख लें, इसके बाद प्रश्नों पर हम इसमें देखते हैं। हिंदी के पैसेज सबसे आसान में शामिल है, क्योंकि इसमें डेट दिया है, मतलब इसमें काफ़ी अंक दिए गए हैं और अंकों को सीधे सीधे प्रश्न बना दिया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी प्रतियोगियों को, और सीधे सीधे प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। यानी काफ़ी समय बचाने वाला पैसेज दिया था, काफ़ी लंबा होने के बाद बहुत ही आसान था। तो पहला प्रश्न, किस उपन्यास के द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसमें जो सही है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है मैला आंचल। अगला, किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन पीड़ितों ग्रामीण उद्यमी चेतना के साथ, तो प्रेमचंद्र है, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसने देहात की ओर चलो अपने इस नारे के साथ ग्रामीण आंचलिक साहित्य का अनुरोध, महात्मा गांधी जी सही है। शिवपूजन शाह द्वारा लिखित यानी आई स्पेस है, तो इसका जो सीधे सीधे आंसर देहाती दुनिया 1925 द्वारा उपन्यास प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचल के दर्शन होते हैं। अगला इसमें है कि ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन 1950, सीधे सीधे प्रश्न से इसमें है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पैसेज इसमें हिंदी के बनते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के पैसेज पुनः दिए गए हैं। इस पर 5 प्रश्नों को हम जल्दी से देख लेते हैं। ये थोड़ा सा उसके पीछे कुछ है मॉडरेट, यानी टफ तो नहीं, फिर भी कुछ है काम लायक। तो पहला एकदम आसान, इसमें भी सीधे सीधे अंक से पूछ दिया। सन 1949 में संविधान में देश की राजभाषा में स्वीकृत होने के पश्चात इसे अब राष्ट्रीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त है। हिंदी के बारे में बता रहा है। संसार में अंग्रेजी व चीनी के बाद हिंदी बोलने से तो चीनी इसमें हो जाएगा। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ था, या 19वीं शताब्दी इसका आंसर है। ब्रजभाषा को सूरदास जी ने अवधि तो तुलसीदास जी ने मैथिली में सिंचित किया और पल्लवित किया, यानी ब्रजभाषा को सूरदास जी ने सिंचित और पल्लवित किया, अवधि को तुलसीदास ने किया, तो मैथिली को किसने संचित किया था, तो इसमें विद्यापति जी हैं। सीधे से प्रश्न से रिलेटिव है। अगले प्रश्न पर सीधे सीधे ये भी है, किस कवि ने 14वीं शताब्दी में प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की थी, तो अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो जो देखें दिल्ली सल्तनत के जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भात का तोता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, नाच तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम क्या होगा, नृत्य होगा। ये भी बहुत आसान है। जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरण करते हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न के अंतर्गत है। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की, इंटरनेट का क्या अर्थ है, तो इसमें अंतर्जाल होता है, यानी जो है वो जाल जो बिछा होता है वो इंटरनेट संबंध से कोई मतलब यहाँ पर नहीं समझ नहीं, अंतर्जाल कहलाता है। सीधे सीधे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर देखें तो आविष्कार, यहाँ आविष्कार लिखा जो कि अशुद्ध है, इनके शब्दों में कौन सा सलूचन, तो आविष्कार होता है, ये सही है। ये आविष्कार गलत है, ये भी आविष्कार गलत है। ये आविष्कार जो है ये इसका सही है। अभिनेता पुलिंग शब्द हो तो उसका चलन क्या होगा, सभी जानते हैं अभिनेत्री होगा, ये गलत है, ये गलत है। अभिनेत्री नहीं अभिनेत्री होता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, तो ये बनता है आपका, यानी ये देख सकते हैं कि अधिकार परीक्षा स्पेस यहाँ दिया है, तो रीट द्वारा जारी की जाती है। जब न्यायालय पाता है कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा पा रहे इस तरह के किसी व्यक्ति का उल्लंघन करता है, अधिकार परीक्षा बंदी का मतलब बंदी को प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जैसे कोई अवैध गिरफ्तारी हो गई अनुच्छेद 22 के तहत, तो बंदी परीक्षण का आयोग जो कोर्ट है उसको रीट जारी करके अपने समक्ष प्रस्तुत का आदेश देता है। और इसके बाद उत्प्रेषण और परमादेश आते हैं, तो इसका सही आंसर जो आपका ए रहा 60वें का।
लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखिए 29 जुलाई को मनाया गया, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त रहेगा तो उस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न 63 नंबर है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? यानी फैलाव कहलाता है। फैलाव जो होता है 7 रंगों में बांटता है, यानी डिस्पर्शन कहलाता है, ये आपका है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूचुअल बॉन्ड जारी किया? तो इसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत गाजियाबाद ये शामिल है, इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले में अलग करके किस नए जिले का निर्माण किया था? तो ये वाप थराद है, यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये बनेगा, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है, इंपॉर्टेंट भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसान प्रश्न, ये भी 1 का वर्ग 1 है और 11 का वर्ग 121 है। 111 का वर्ग करेंगे तो यह 3 संख्याएं पहले बढ़ेंगी, यानी 1 2 3, फिर इसके बाद घट जाएंगे 2 1 3, यानी यह क्रम बनेगा। इसी प्रकार से 4 संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 तक बढ़ेंगे, यानी 1 2 3 4, फिर घटेंगे 3 2 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या इस वर्ग करेंगे, या 3 संख्याएं थी तो 3 तक बढ़ेंगी, फिर इसके बाद घट गई, यानी सी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं, यह है एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम की प्रतिरोध, यानी आर इसमें 500 ओम का हो गया, वोल्ट भी यानी 250 वोल्ट का भी होता है। 10 सेकंड में जूल उत्पाद ऊर्जा का मान पूछ रहा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखें जो आपका इसमें पूछ रहा है ऊर्जा का मतलब ऊर्जा, तो डब्लू हमको पूछ रहा है, यानी किया गया कार्य, जबकि हम जानते हैं कि वाट यानी वी आई इंटू टी बट 1000 ये यूनिट होता है। टी का इसमें हम यदि भाग कर देते हैं तो ये जूल में हो जाएगा, टी इसमें समाप्त है, टी वी आई बाई टी। तो भी आपका यह है और आई यानी भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, इसे हम निकाल कर टी का भाग कर देंगे तो इसमें से कोई नहीं मिलेगा, इसका आंसर सही होगा। अगला देखें तो ये राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आखिरी जो वायसराय थे भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्पेस दिया गया है, तो भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी समिति जो सीधे से मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटी सिफारिश 1976 में 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। उस दौरान 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है 11वां जो संविधान में जो जोड़ा गया वो जो था 6 से 14 वर्ष को बच्चों की जिम्मेदारी उनके गार्जियन को दी गई, पेरेंट्स को दी गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है इसमें 71 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। वियना में जो है इसका क्या है, ओपेक का मुख्यालय है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी जी हैं, उनकी लंबाई देखें 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदियों में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना है, इसके बाद नागरिकता है, इसके बाद मौलिक अधिकार है, फिर नीति निषेध तत्व हैं, बल्कि इससे पहले नीति निषेध तत्व से पहले जो है आपका मौलिक कर्तव्य, इसके बाद नीति सिद्धांत आते हैं, डीपीएस भी आता है। तो सबसे शुरुआत इसकी प्रस्तावना से प्रेमबल से होती है। अगला इसमें देखें तो अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो इसमें गोवा है, यानी देखें क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा भारतीय राज्य है ये गोवा ही है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखें तो अपना उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारतीय राज्य राजस्थान है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो अगवाड़ा किला कहाँ पर है? गोवा में है। अगला प्रश्न ये बहुत आसान है, एक आदमी को रिसाला करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किससे संबंधित है? तो उसकी माँ है। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना देखें तो यह 1924 में की जाती है, जबकि हिंदुस्तान यहाँ सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा, तो इसका 1928 में किया जाता है। इसमें सोशलिस्ट सरदार भगत सिंह के सुझाव पर इसमें डाला जाता है, लेकिन पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन 1924 में किया। इसके जो नेता होते हैं बिस्मिल्लाह खां जी होते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जी होते हैं। तो और इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी जो बनती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को बनाया जाता है। इसके बाद देखें 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर जो अशोक चंद्र जी हैं, अशोक चंद्र जी को पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी सीईओ अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया उन्होंने 16 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं, प्रश्न इसमें देखें तो 83 से 84 यानी 2 प्रश्न इसमें जो है यानी इंग्लिश पैसेज के रूप में दिए गए 2 प्रश्नों को यहाँ देख लेते हैं। तो हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, इसमें पूछ रहा है कि हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर, यानी जो लोग हैं वो नदियों की रक्षा के लिए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सारे प्रश्नों को यदि हम पैसेज न भी पढ़ें तब भी इसका आंसर हमें मिल जाएगा, अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, यानी उसको गंदा करके गंदगी से बचाकर हम कर सकते हैं।
अगला प्रश्न इसमें देखें, व्हाट हैपन व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम कम, यानी काफ़ी छोटी छोटी धाराएं बन जाएंगी तो इससे एक बड़ी धारा बन जाएगी। तो इसको भी आसानी से हम कर सकते हैं, दे बिकेम ए वाटरफॉल नहीं, दे फ्रॉम ए लार्जर रिवर हो सकता है, दे ड्राई अप, दे फ्लो इनटू द सी, नन ऑफ दीज, यानी दे फार्म ए लार्जर, जो कि पैसेज में भी है, ऐसा नहीं कि अपने से बनाया, अपने से भी करेंगे तब भी आएगा, पैसेज में दिया गया है। इसके बाद चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स टू गिवन वर्ड्स। रिमोट, रिमोट एरिया जैसे बहुत दूरस्थ होता है तो काफ़ी नज़दीक एरिया, यानी इसका सबसे समीप यानी दूर होता है, तो रिमोट कंट्रोल जैसे दूर से कंट्रोल करना, इसका जो उल्टा होगा नियर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी यहाँ से इसको आप मतलब क्रम में सेट करना है कि जो एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड दे सके। इसमें सारे वर्डों को आप पढ़कर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से दी बी को देखें, दी ओल्ड मैन फेल द स्टेप डाउन, एक अपने आप गलत हो गया, दी ओल्ड स्टेप पहले ही ओल्ड स्टेप कर दिया, दी ओल्ड स्टेप इसमें कर दिया, अपने आप यहीं सही हो गया। द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप, यानी कुछ कदम बढ़ाने के बाद ही जो वृद्ध आदमी गिर गया यानी नीचे गिर गया, तो ये अपने आप मीनिंगफुल अर्थ हो जाएगा, बाकी शेष अपने आप गलत हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर, इसमें जो सही होगा इज वर्किंग, माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कॉलेजेस आर ऑफ सिक, यानी उसके जो सहयोगी कुछ जो हैं वो बीमार होने की वजह से मेरा जो भाई है वह इस समय ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अगला देखें तो 7:10 यानी 7:10 बजे घड़ी सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, इसको आप निकालेंगे तो 155 आएगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, तो 55 डिग्री ये हुआ। अगले प्रश्न चलते हैं, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किस में दी गई, तो इसमें जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी फंडामेंटल राइट है जो 12 से 36 तक है, तो उसमें यह दिया गया है अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी ये जितने भी अनुच्छेद हैं वह मौलिक अधिकार संबंधित, इसमें 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई। ये भी आसान प्रश्नों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पुलु नाच किस भारतीय राज्य की कठपुतली नाट्य है, तो ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल इससे ये पुतुल नाच यानी पुतुल नाच जो कठपुतली के रूप में, तो पश्चिम बंगाल से इसमें दिया है। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी व्यवस्था क्या होती है, तो सबसे अच्छी व्यवस्था डी है, यानी केंद्रीय और स्थानीय सरकारों की शक्ति का बंटवारा होता है, ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। भारतीय संविधान के देखें तो भाग 7 जो अनुसूची 7वीं सूची है उसमें जो है जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची बनाई गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ डीआई के दिए गए हैं, तो इसके जो आखिरी यानी प्रश्न 5 प्रश्नों को देखते हैं डीआई को, जो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है कि मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाले औसत महिला प्रतिभागियों के बीच अंतर क्या है, तो इसका सही आंसर जो है बी है, 550 है। अगले प्रश्न देखते हैं इसमें, तो ये है, अगला प्रश्न ये है कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या 25% की वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर जो है 3875 है। 3875 का मतलब डी आंसर सही होगा, 93 का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, तो ये किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर डी है, यानी 2023 में अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया था। अगले प्रश्न में देखते हैं, तो ये है कि 2021 में मैराथन में भाग लेने वाले महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है, तो इसका सही आंसर ये होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगले प्रश्न के रूप में देखें तो 96 होता है। 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से क्या अनुपात है, तो ये 41:28 आंसर सही इसका है। तो इसमें देखें छठे बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो बिम्स्टेक है, इसका पूर्ण रूप है। शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था, थाईलैंड था, अभी हाल में आयोजित किया गया था इसका, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, इंपॉर्टेंट ये है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया था, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति अब बने और ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति भारत के बने। और आज देखें तो जो निवर्तमान जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, वो इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने का आज यानी आज 9 सितंबर 2025 है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें अपडेट हमने कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगले प्रश्न में क्या है यह कि इस पे से संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है, तो आचार समिति जो है, आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू कराता है, आचार समिति है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न देखें इस सेट का, तो यह है राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी और सोहन की आयु से आधी श्याम मोहन से बड़ा सबसे बड़ा कौन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा सोहन ही आएगा, यानी सी इसका आंसर सही हुआ। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें जो है हमने जो है 7 सितंबर 2025 को आए सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्नों का हमने जो सर्वशुद्ध हल देखने का प्रयास किया। हालांकि 1-2 प्रश्नों में इधर हेर फेर हो सकता है, लेकिन शुद्धता की यानी मैक्सिमम शुद्धता की इसमें गारंटी है।
तो इसमें जो कुछ प्रश्न होंगे यानी विवादित भी हो सकते हैं, वो आयोग के आंसर के से जो स्पष्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।